So children, we are continuing the lesson, the age of industrialization. The topic is small scale industries predominate. मतलब अब हमारे देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के तो थी, पर वो बहुत थोड़ी थी, ओनली स्मॉल सेगमेंट. और जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी. मोस्ट ऑफ देम कहाँ लोकेटेड थी? वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे. और पूरे देश में भी थोड़ी थोड़ी जगह पर काफ़ी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता था. और इंडस्ट्रियल लेबर था वो वर्कड इन रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज. अब क्या हुआ कि हम देखते हैं कि 1900 आते आते 1900 से 1940 तक आते आते हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन, मतलब से जो हथकरघों पे बनने वाला कपड़ा था, जो हमारे देश में बनने वाला कपड़ा था हमारे वीवर्स से, वो करीब तिगुना हो गया, ट्रिपल हो गया. हाउ डिड दिस हैपन, है ना? तो देयर इज अ क्वेश्चन, why handloom production expanded, cloth production expanded steadily between 1900 and 1940. तो बहुत से रीजंस थे. Number 1, this was partly because of technological changes. Number 2, handicraft people adopted new technology, है ना? उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, है ना? विद और इफ़ दैट हेल्प, है ना? तो थोड़ी थोड़ी उन्होंने नई टेक्नोलॉजी भी एडॉप्ट की. तो इसीलिए सेकेंड डिकेड तक ऑफ सेंचुरी हम लोगों ने क्या पाया कि वीवर्स जो हैं फ्लाई शटल भी यूज़ करने लगे थे, अपने ऐसे लूम्स यूज़ करने लगे थे जिसमें फ्लाइंग शटल यूज़ किया गया था. इससे क्या हुआ? दिस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी पर वर्कर. हर वर्कर जितना प्रोडक्शन करता था उससे उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई. स्पीडेड अप द प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द लेबर. और लेबर डिमांड कम हो गई, एक एक वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगा. अब क्या हुआ? 1941 तक क्या देखा गया कि 35% हैंडलूम्स जो थे उसमें फ्लाई शटल्स लग गए थे. और भी कुछ इनोवेशन हुए. इनोवेशन मतलब नए नए इन्वेंशंस, नई कुछ नयापन लाया गया हैंडलूम में. दैट हेल्प द वीवर्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी. और वो मिल के बने हुए कपड़े से कंपटीशन होने लगा. कुछ ग्रुप्स थे वीवर्स के जो बेटर पोजीशन में थे, है ना, टू सर्वाइव द कंपटीशन विद इंडस्ट्री अमंग्स वीवर्स. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आ गया. अब ये वो वाला आंसर ख़त्म हो गया. यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बन के आ गया है कि जो कोर्स क्लॉथ था, जो मोटा कपड़ा था, उसकी तो डिमांड फ्लक्चुएट होती थी, मतलब कभी कम होती थी कभी ज़्यादा होती थी. लेकिन जो फाइन वैरायटी थी, देखो जो फाइन वैरायटी थी, जैसे बनारसी साड़ीज़ की, बलूचरी साड़ीज़ में बड़ी महंगी बिकती थी, उनकी कभी भी डिमांड कम नहीं हुई. क्यों? देखो सीधी सी बात है कि जो गरीब आदमी होता है वो अपने रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों ये जो बेसिक नीड है ना, हाँ, शेल्टर, फूड शेल्टर, फूड और क्लॉथ, फूड शेल्टर एंड क्लॉथ, ये तीनों को ही वो लेता है, सिर्फ खरीदता है. और जब जिस समय उनके पास काम कम होता है तो उसके बाद तब वो मकान तो रहता ही है उनके पास रहने को, शेल्टर, तो शेल्टर में तो रहता ही है, बस फूड खरीदते हैं, क्लॉथ नहीं खरीदते हैं. क्लॉथ में वो कटौती कर देते हैं अपनी. तो क्या है नंबर 1 पॉइंट? अमंग्स वीवर्स some of produce coarse cloth while others were finer varieties. और जो कोर्स क्लॉथ था वो कौन खरीदता था? पुअर लोग खरीदते थे, जिसकी डिमांड बहुत तेज़ी से
फ्लक्चुएट करती थी। क्या होता था इन टाइम्स ऑफ बैड हार्वेस्ट, जब फसल कम होती थी या फेमिन आ जाता था, तो जो पुअर थे उनको खाने की कमी हो जाती थी, कैश इनकम जो है तब डिसअपियर होती थी, मतलब उनके हाथ में पैसा नहीं होता था। इस वजह से क्या होता था, वो कपड़ा नहीं खरीद पाते थे। डिमांड, लेकिन जो फाइनर वैराइटीज़ थी वो वेल टू डू लोग, जो अच्छे से केपेबल लोग होते थे, जो रिच लोग होते थे, वो ख़रीद सकते थे। जब पुअर लोगों के पास खाने को नहीं होता था तब भी रिच लोग कपड़ा आराम से ख़रीद सकते थे। तो फैमिन्स डिड नॉट अफेक्ट क्या द सेल ऑफ बनारसी एंड वेलुचरी साड़ीज़। ठीक है। अब एक बात और थी, जो मिल्स थी वो स्पेशलाइज्ड वीव्स को इमिटेट नहीं कर पाती थी। मतलब जो मशीन वाला क्लॉथ था वो हाथ से बने हुए कारीगरी करी हुई साड़ियों को कॉपी नहीं कर पाता था। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो इसमें फिगर में हमको क्या दिखाई दे रहा है। इस फिगर में जहाँ पर ये जो बड़े गोले बने हुए हैं, यहाँ पे ज़्यादा मिल्स लगी हुई हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, और यहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ और कम इंडस्ट्रीज़ हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मार्केट फॉर गुड्स। अब देखो बच्चों, इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल बात इसमें लिखी हुई है कि जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर अटेम्प्ट करते थे क्या, कि इंडियन मार्केट को कब्जा कर लें, कि पूरी तरह से वहाँ ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यहाँ बिकने लगें, और हमारे इंडियन वीवर्स को, क्राफ्ट्समैन को, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये उनसे अपनी तरह से लड़ना चाहते थे और अपनी स्पेस क्रिएट करना चाहते थे और अपना मार्केट एक्सटेंड करना चाहते थे, है ना। तो क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटेन में बनी हुई चीज़ें होती थी उनको बेचने के लिए किसका सहारा लेते थे, एडवर्टिजमेंट्स का। और आज भी कोई भी चीज़ मार्केट में आती है तो उसका एडवर्टिजमेंट्स का सहारा लिया जाता है। दे अपीयर इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, स्ट्रीट और टेलीविज़न स्क्रीन्स, आज ये सब होता है। लेकिन अगर इफ़ वी लुक बैक इनटू हिस्ट्री तो हमको क्या मिलेगा कि इंडस्ट्रियल एज में भी, जब बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एज में भी एडवर्टिजमेंट्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। देखो यहाँ पे दो एडवर्टिजमेंट्स दिखाई दे रही हैं, है ना। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, हमारे यहाँ के गॉड दिखाई दे रहे हैं। देखो विष्णु जी, ये शेषनाग है, ये विष्णु जी हैं, और इसमें राजा महाराजा दिखाई दे रहे हैं इस फिगर में। तो जिसको हमारी इंडियन पब्लिक पसंद करती है वैसी चीज़ जो है उस पर छपी होती थी, लेबल पे छपी होती थी। When Manchester Industrial began selling cloth in India, they put labels on cloth bundles. बंडल्स के ऊपर लेबल्स लगे होते थे और लेबल में साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर, जिससे लोग फील करते थे बड़े कॉन्फिडेंट कि अरे ये तो मैनचेस्टर से बन के आया है, दिस मस्ट बी ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी, है ना। और साथ में क्या होता था, हमारे इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस की फ़ोटो उस पर बनी होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पे इस तरह से विष्णु जी बने होते थे और किसी पे भारत माता बनी होती थी, किसी पे ग्राइप वाटर ग्राइप वाटर, बच्चों के पेट दर्द के लिए ये ग्राइप वाटर होता था। तो देखो उस पर कृष्ण कन्हैया की फ़ोटो बनी हुई है, बाल कृष्ण की, कि वो भी पीते थे और इसीलिए वो हेल्दी रहे।
तो ये सब इंडियंस को बेवकूफ़ बनाने का तरीका था एंड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो देखो, images of gods and goddesses regularly appeared on these labels. It was an association with gods. तो हम लोगों को लगता था अरे इसमें तो भगवान की फ़ोटो बनी है, इसको तो ख़रीदना चाहिए। या जो हमारे यहाँ के अनपढ़ लोग होते थे, उनको तो पढ़ा लिखा वाली भाषा नहीं समझ में आती थी, तभी लिखा हुआ है लेबल्स डिड नॉट कैरी ओनली टेक्स्ट, दे ऑल्सो कैरीड इमेजेस। तो जो गरीब आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी होता था, वो कहता था अरे वो जिसमें कान्हा बने हुए हैं या कृष्ण बने हुए हैं वो वाला ग्राई पॉटर ले आना। इस तरह से बात करते थे। अपने प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइज़ के लिए उन लोग बाद में कैलेंडर्स भी प्रिंट करने लगे टू पॉपुलराइज द प्रोडक्ट्स। और अब ये कैलेंडर्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, इस पे ये स्पेशली उनके लिए होते थे, सॉरी, ये जो कैलेंडर्स थे ये उन लोगों के लिए स्पेशली होते थे जो पढ़ नहीं सकते थे। तो देवर हंग इन टी शॉप्स, पुअर पीपल्स होम या मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स, और उसमें एडवर्टाइज़ होता था। जब भी आप कैलेंडर देखते तो उसमें एडवर्टाइज़ देखते, गॉड की फिगर्स देखते, और इसी तरह से नए नए प्रोडक्ट्स बिकते थे बाज़ार में। कभी कभी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के, एम्परर्स के, नवाब्स के भी फ़ोटो होते थे एडवर्टाइजमेंट्स में। तो इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो तो बाय करो वो प्रोडक्ट। इस तरह से दिमाग को पर कब्जा करने की कोशिश करते थे और अपनी सामान बेचने की कोशिश करते थे जो ब्रिटिशर्स थे। तो लेकिन इंडियंस क्या करते थे, इंडियन मैन्युफैक्चरर जब एडवर्टाइज़ करते थे तो वो नेशनलिस्टिक मैसेज एडवर्टाइज़ करते थे। उनकी कैलेंडर्स में ये क्लियर और लाउड होता था, इफ़ यू केयर फॉर द नेशन देन बाय द प्रोडक्ट्स दैट इंडियंस प्रोड्यूस। तो एडवर्टाइजमेंट हमारे यहाँ अ व्हीकल ऑफ नेशनलिस्टिक मैसेज हो गया और स्वदेशी। सो वी हैव कंक्लूडेड द लेसन चिल्ड्रन। अब ये वीडियोस को 2-3 बार अच्छे से सुनो, और आई एडवाइज़ कि इफ़ यू रीड द लेसन ओवर एंड ओवर अगेन तो आपको बहुत ढेर सारे आंसर्स अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। बट स्टिल यू हैव टू लर्न द आंसर्स, you have to learn the answers. So thank you.